एएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवम शर्मा आप सभी को हिस्ट्री के एक 50 क्वेश्चन की टेस्ट जो उत्तर मौर्य और गुप्त काल के कुछ प्रमुख क्वेश्चन हैं जो पेपरों में आए हुए हैं और आने की अति प्रबल संभावना है और बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो तुरंत ही सब्सक्राइब तो कर ही लिया करें और शेयर भी कर दिया करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं 50 क्वेश्चनों की शानदार सीरीज। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था, जो हम सभी जानते हैं, आसान प्रश्न है। तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र। इसमें मौर्य वंश की राजनीति के बारे में बताया है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में आचार्य चाणक्य ने बताया है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? देखिए, ये अशोक था। हमने पहले भी बताया है क्लास में पढ़ाते हुए कि इसमें जो है ना 272 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद 269 ईस्वी पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 3 वर्ष बाद। जो ऐसा मानते हैं कि 3 वर्ष में उसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। जो अत्यंत ही क्रूर था अशोक, अत्यंत ही अत्याचारी था। ऐसा बताते हैं कि 261 में कलिंग का जो युद्ध हुआ था, जो कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में है, और कलिंग के उस समय पे राजा नंद करके कोई थे, उनसे एक भीषण युद्ध हुआ था। तो कलिंग में रक्त की यानी खून की नदियां बही थी। उस खून को देखकर और इतनी हिंसा देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और अशोक के बौद्ध धर्म का पालन करता है और धम्म देता है और आजीवन हिंसा न करने का प्रण लेता है, जो मौर्य वंश के पतन में भी प्रमुख कारण माना जाता है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी? गलत हो गया, मिसटाइप हो गया। पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया है? तो देखिए, कारूबा की पत्नी थी। कारूबा की ये पत्नी थी जो अशोक के जीवन में प्रमुख मुख्य योगदान रखती थी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक प्रयोग किया है? देखिए, इसका आंसर सौर शैनी मत लगा देना, अर्धमागधी है इसका आंसर। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो देखिए, ये अच्छा प्रश्न है, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा भी है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला में भेजा था। देखिए, तक्षशिला याद रखिएगा, तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। इसको हम अविभाजित भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भी कहते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? देखिए, देवनाम प्रियदर्शी जो बताया गया है उसमें मौर्य सम्राट अशोक के बारे में बताया गया है, यानी अशोक का नाम था देवनाम प्रियदर्शी। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? देखिए, यहाँ इतने राजवंश दिए हैं जिसमें मौर्य, कुषाण, गुप्त और कण्व दिए गए हैं। तो इनमें जो प्राचीनतम राजवंश था दोस्तों वो मौर्य था, क्योंकि मौर्यों के बाद ही कुषाण आए और कण्व आए। देखिए, मौर्य के बारे में बता दें आपको, मौर्य वंश के पतन के बाद हमने जैसा कि क्लास में भी बताया है, मौर्य वंश के पतन के बाद भारत पर 2 तरीके के आक्रमण हुए, यानी जिसको हम उत्तर मौर्य के रूप में पढ़ते हैं। देखिए, एक इसको बोलते हैं देसी आक्रमण और एक होते हैं विदेशी आक्रमण। तो देखिए, देसी आक्रमण में सबसे पहले शुंग और फिर कण्व। एमपीपीएससी मेंस 3 नंबर में पूछा भी है कण्व। और उसके बाद जो है ना, कण्व के बाद थे सातवाहन के बाद थे खारवेल वगैरह, यानी चेदी वंश जिनको अपन पढ़ते हैं। और विदेशी शासक में यूनानी, पार्थियन, कुषाण अन्य थे। वही कुषाण था जो कनिष्क जिसने शक संवत चलाया था। आगे उसको अपन बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। अब बने रहिए हमारे साथ। ये 50 क्वेश्चनों में आपको 150 क्वेश्चनों के आंसर मिलेंगे। इसमें बहुत सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। आगे देखिए, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से धर्म को अंगीकार किया? तो देखिए, हमने अभी भी बताया था कि बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी? तो देखिए, हमने बताया भी था अभी, पुष्यमित्र शुंग थे। एमपीपीएससी में पूछा भी है एक बार प्री में कि शुंग कौन थे, यहाँ कहाँ के थे? देखिए, ब्राह्मण वंश था शुंग। ये उज्जैन के रहने वाले थे, यानी अपने मध्य प्रदेश उज्जैन के थे शुंग। पुष्यमित्र शुंग था। इसी में एक राजा होता है अग्निमित्र। इसका कालिदास ने अपनी नाटक मालविका अग्निमित्रम में इसके बारे में बताया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पुष्यमित्र सुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ये मौर्य वंश में बृहदत्त की सेना, जो बृहदत्त को हम मौर्य वंश का अंतिम सम्राट मानते हैं, ये सेनापति के रूप में था। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो कण्व वंश के संस्थापक दोस्तों वसुदेव थे, याद रखना है। 45 वर्ष के समथिंग कण्व वंश ने शासन किया है। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक, देखिए सातवाहन वंश के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन और सातवाहन वंश दो या सभ्यता या वंश ऐसा कह सकते हैं जिसमें महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, यानी इनको मात्र सत्तात्मक समाज का उल्लेख मिलता है, क्योंकि आप यहाँ स्पष्टली देख पा रहे हैं सातवाहन वंश के जो यानी कि जो राजा हैं वो अपने नाम के आगे माता का नाम यहाँ लगा रहे हैं, जिससे पता चलता है। और महिलाओं के सिक्के भी यहाँ मिलते हैं, महिलाओं के नाम से चलते थे, तो अच्छी खासी स्थिति मानी जाती है सातवाहन वंश में महिलाओं की। तो देखिए सिमुक ने इसकी स्थापना की थी सातवाहन वंश की। आगे देखिए सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो देखिए सातवाहन वंश जो थे वो मौर्यों के अधीन काम करते थे, तो इसका आंसर मौर्यों के अधीन होगा। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? देखिए अभी भी मैंने बताया था, ये कनिष्क जो थे इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो देखिए ना तो इस्लाम है, ना भारत ईरानी है, भारत ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है कुषाण। कनिष्क की राजधानी जो थी वो पुरुषपुर थी। पुरुषपुर अपने दिमाग में से ऐड कर लो, पुरुषपुर थी। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? देखिए पेशावर का नाम है, ये वर्तमान पाकिस्तान में है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के समय थे। गुप्त वंश का संस्थापक देखिए हमने बताया भी है श्रीगुप्त, और इसके बारे में मैंने ये भी बताया है कि मध्य प्रदेश में एक अभिलेख है जिसको हम बोलते हैं सुपिया का अभिलेख। ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मिला है। इसमें जो है ना गुप्त वंश की वंशावली मिलती है। उस वंशावली के अनुसार ये बताया गया है उसमें कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त न होकर घटोत्कच के बारे में बताया गया है उसमें। तो यहाँ वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछें तो यहाँ आपको श्रीगुप्त ही लगाना है, ना कि घटोत्कच। इसके अनुसार पूछे तो घटोत्कच लगाना है। देखिए इसमें पूछा है प्रयाग, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख, बिलसण, भीतरी और मंदसौर, ये तीनों के बारे में पूछा है, किनसे संबंधित हैं? तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दूसरा है बिलसण अभिलेख, तो ये बिलसण अभिलेख कुमारगुप्त से संबंधित है। और तीसरा है भीतरी अभिलेख जो है वो स्कंदगुप्त से संबंधित है। और मंदसौर लेख बंधुवर्मन से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महानतम खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी था? आपने गाना सुना होगा है प्रीत जहाँ की रीत सदा, उसमें बताया भी गया है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। उसके बारे में हमारी सभ्यता के बारे में भी जो भारत की यानी पूरे विश्व में हमने सबसे पहले सभ्यता विकसित की थी वो भी नगरी सभ्यता दी, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से अपन जानते हैं। एक टेस्ट उसका भी अपन कराने वाले हैं जल्दी ही आपकी टेस्ट सीरीज में, हिस्ट्री की जो टेस्ट सीरीज है इंपोर्टेंट उसमें। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी उस गाना में बताया गया है कि सभ्यता जहाँ पहले आई, जहाँ पे जन्मी है कला, तो उसके बारे में बताया गया है। और आर्यभट्ट ने सबसे पहले जीरो की खोज की थी। चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश के थे, इनके दरबार में नवरत्नों में शामिल थे आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कौन सी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए संस्कृत थी। और इसके बारे में आपको बता दें, आप याद रखना कि जैन धर्म की जो थी वो पाली थी, प्राकृतिक थी, और पाली जो थी वो बौद्ध की थी, तो संस्कृत जो थी वो गुप्तों की थी, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? देखिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है और इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें आप मैसेज करके अपना नाम और नंबर भेजकर हमें और अपने ज़िले का नाम भेजकर हमें व्हाट्सअप पे मैसेज करें, जिससे हम अपने व्हाट्सअप ग्रुप में आपको AS क्लासेस व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ लेंगे, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी। आगे देखिए ये क्वेश्चन था, ये समुद्रगुप्त को बताया है B.A. स्मिथ ने, इसकी विजयों से प्रभावित होकर। समुद्रगुप्त के बारे में भी बताएंगे, सर्वभेदोच्छेदा कहा जाता था इसे। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? देखिए ये स्कंदगुप्त हैं हूणों से,
भारत पर रोकने वाले एक कुमारगुप्त के बाद जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त, जिन्होंने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था, इन्हीं के पुत्र थे समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के 2 पुत्र हुए, रामगुप्त और चंद्रगुप्त होती है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक से रामगुप्त के बारे में जानकारी हमें मिलती है। आगे देखिए, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। कला एवं स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमिकर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, यहाँ गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको डिटेल में किसी दिन बताएंगे, और क्लास में मैंने बताया भी है। कला एवं स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो आप लोग ये बिना सोचे समझे गुप्त काल लगा देना है। राइट आंसर होगा, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? देखिए, मैंने अभी इससे पहले ये बताया है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में राजकवि थे। कालिदास हुए, 12 मेहर हुए। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु इनके में से किससे संबंधित है? देखिए, ना तो शैव धर्म से है, ना वैष्णव धर्म से, बौद्ध धर्म से है अजंता चित्रकारी का। ठीक है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ, इससे पहले मैंने अभी हाल ही में बताया है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो था, जो वर्तमान बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय, वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था क्योंकि कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना करवा दी थी। और बख्तियार खिलजी नामक सुल्तान ने, बख्तियार खिलजी के बारे में बताएंगे, इसको तोड़वाया गया है नालंदा विश्वविद्यालय को, जो 10% अब अवशेष रह गए हैं खाली उसके। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो देखिए, एरन अभिलेख का जो संबंध है वो भानुगुप्त नामक शासक से है। देखिए, एरन अभिलेख के बारे में बता दें हम। एरन अभिलेख ये अपने मध्य प्रदेश के सागर जिले में मिला हुआ है। सबसे पहला अभिलेख है भारत का, यानी हम बात करें सबसे पहला अभिलेख है भारत का जिसमें सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख किया गया है, एरन अभिलेख। आप लोग लिख लीजिएगा इसको। आगे देखिए, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? फायान, तो फायान जो है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और इसी फायान ने कहा था कि मालवा की जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है, यानी मध्य देश के लोग बड़े ही सुंदर और सुशील और अच्छे लोग होते थे, और ना ये मांस न कुछ भी, यानी कि बिल्कुल भी मांसाहारी नहीं थे, अच्छा शाकाहारी भोजन करते थे, बढ़िया जीवन जीते थे। इन्होंने, फायान जो था वो चीन का रहने वाला था। थानेश्वर में वर्धन पुष्यभूति वंश की स्थापना, देखिए हमने पहले ही बताया है, जब वर्धन वंश हमने क्लास में पढ़ाया है। पुष्यभूति वर्धन जिसकी स्थापना की थी राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और 2 पुत्र थे इनके। आगे देखिए, राजधानी पूछी है इसमें, राज्य और उनकी राजधानी। वर्धन की थानेश्वर थी, मौखर की कन्नौज थी, और बाकाटक की पुरिका थी, मैत्रक की बल्लभी थी। ये आंसर सही है इसका। इसमें भी देखिए, वर्धन की भट्टारक, इसमें आंसर होगा ए, सी नंबर आंसर, यानी वर्धन की पुष्य शक्ति, बी यानी मौखरी की बिंद शक्ति, बाकाटक की ईशान वर्मा, और मैत्रक की भट्टारक, जिसका राइट आंसर। कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो मयूर शर्मन ने दोस्तों अपनी राजधानी जो बनाई थी वो बैजंती या बनवासी को बनाई थी। राइट आंसर, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंतिम बौद्ध था, इसके बाद कोई बौद्ध राजा नहीं हुआ, हर्षवर्धन था। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है हर्षचरित। हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ए वैनसोंग भारत आया था हर्षवर्धन के समय में। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो देखिए दोस्तों, मैगस्थनीज राइट आंसर है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या का अध्ययन केंद्र था? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या का अध्ययन केंद्र था? तो विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं था पूछा है इसमें। तो देखिए, तक्षशिला जो था, नालंदा था, विक्रमशिला, तीनों अध्ययन केंद्र थे, लेकिन कौशाम्बी नहीं था। शून्य की खोज आ गई है फिर से, आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृति 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो देखिए, इसमें इसका जो आंसर होगा पत्थर से बने अस्त्र, इसका राइट आंसर है।
किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो देखिए पंचतंत्र है। पंचतंत्र ये पुस्तक है जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में इम्पोर्टेंट है। देखिए न्यू मिसमैटिक्स क्या है? न्यू मिसमैटिक्स है इस सिक्कों व धातुओं का अध्ययन को हम न्यू मिसमैटिक्स कहते हैं। हितोपदेश के लेखक पूछे हैं, देखिए अच्छी प्रश्न है। हितोपदेश के लेखक पूछे हैं, तो हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। नाट्य शास्त्र की रचना पूछी है इसमें दोस्तों, नाट्य शास्त्र की रचना जो है ना वो भरत मुनि ने की थी। तो ये दोस्तों 50 क्वेश्चनों की सीरीज है। अगर आपको पसंद आई हो और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट की पीसीएस हो। ये 2-3 टॉपिकों को कवर करते हैं दोस्तों। तो मैं आपके लिए स्पेशल 50 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। आज ये पहला टेस्ट है। इसके बाद हम आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताएंगे, पढ़ाएंगे, उसके बाद उसके टेस्ट कराएंगे। उसके बाद वैदिक एज के बारे में बताएंगे। वैदिक एज के बाद महाजनपदों से संबंधित जो भी प्रश्न है, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने देगा। हिस्ट्री की प्रत्येक टॉपिक की सीरीज इसी प्रकार चलती रहेगी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।